Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing good. So, this is Polity MCQ series, and we will start this MCQ series. But before that, let me tell you one thing that we have started another batch of VLW course. So, you can register that by downloading WS Academy app from Google Store and register on the said batch. We have also launched a KS test series in which 5 full-length tests are there. So you can also register our case test series on the same app, WS Academy app, and you can download it from Google Store. So without wasting any time, let us start this today's MCQ series. So the question is, the disputes regarding the election of the president and vice president of India are decided by. जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं ना इलेक्शन के, किसके, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के, जितने भी अगर कभी भी डिस्प्यूट खड़ा होता है ना, तो वो कौन डिसाइड करता है, उसमें फाइनल अथॉरिटी किसको डिसाइड करने की होती है? ऑप्शंस आर पार्लियामेंट, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट. तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अगर डिस्प्यूट होता है तो वो डिसाइड करता है सुप्रीम कोर्ट. कौन डिसाइड करता है? सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है. ठीक है, ठीक है. तो अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट जो है डिसाइड करता है. हाउ मनी टाइप्स ऑफ रिट्स कैन बी इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट कितने किस्म की रिट्स जो है इशू करता है? सो चूज द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शंस आर गिवन हियर. सो राइट ऑप्शन इज 5. 5 किस्म की रिट्स सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है. एंड किस्म क्या है? हेबस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्जरी, क्यो वारंटो. राइट. Let's move to another question. Which of the following attribute in the preamble states that no one should treat a fellow citizen as inferior? कौन सा चीज़ प्रियम्बल में लिखा है जिसमें हमें ये बताया गया है कि जो दूसरे बाशिंदे हैं हमारी मुल्क के, उनको आप खुद से कमतर ना समझो. ऑप्शंस आर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टर्निटी. ऑब्वियसली फर्टर्निटी हमें भाईचारा सिखाता है, ब्रदरहुड सिखाता है. ठीक है. So fraternity assures the dignity of an individual and unity and integrity of the nation. Right? You can read in, this explanation here. Right to constitutional remedies comes under right to constitutional remedies. Choose the correct option. It comes under the legal rights, fundamental rights, human rights, natural rights. So it comes under the fundamental rights. Why? Because Article 32 deals with the constitutional remedies, and that comes in the fundamental rights and part 3rd. Okay, let's move to another question. Right. The Supreme Court of India declares by issuing a writ that respondent was not entitled to an office he was holding or a privilege he was exercising. Which writ is that? अगर सुप्रीम कोर्ट ये डिक्लेयर करे कि जो रेस्पोंडेंट है was not entitled to an he was holding or a privilege he was exercising, जो ये कोई फैसिलिटी यूज़ कर रहा था, कोई अथॉरिटी यूज़ कर रहा, या कोई इसने कोई पोस्ट लेके रखा था, ये वो खुद ही रखा था, मतलब ये एलिजिबल नहीं था या ये इलीगली वहाँ पे था, ये कौन सी रिट हमें बताती है? हेबस कॉर्पस, क्यो वारंटो, प्रोहिबिशन एंड सर्जरी. एंड आंसर इज क्यो वारंटो. क्यो वारंटो को मतलब होता है, इसको हम यूज़ करते हैं अगर हमें किसी से पूछना होता है कि बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर सिटिंग ऑन अ पोजीशन, बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर होल्डिंग अ पोस्ट. अगर कोई किसी, जैसे रिसेंट एग्जांपल मैं दूंगी, जैसे म्यूनसिपल कमिश्नर मिस्टर अतर आमिर थे, उसको भी कोर्ट के द्वारा भेजी गई थी एक रिट नोटिस कि बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर होल्डिंग द पोस्ट. कुछ इशू हो गया था, बट ऑब्वियसली ही इज़ एन IAS एंड ही वॉज पोस्टेड देयर बाय लीगल अथॉरिटी, बट उसको भी पूछा गया था. तो कोर्ट अगर पूछेगा किसी को कि आप किस अथॉरिटी से ये पोजीशन होल्ड कर रहे हैं या आप किस अथॉरिटी से इस फैसिलिटी को, इस प्रिविलेज को यूज़ कर रहे हैं, तो वो किस रिट के अंडर आएगा? वो क्यो वारंटो के अंडर आएगा. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स मेक इज द सुप्रीम कोर्ट अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड? कौन सा आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बना रहा है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब है जो सुप्रीम कोर्ट जितने भी केसेस उसमें होते हैं वो रिकॉर्ड रहते हैं और उनको आप कोई भी हाई कोर्ट यूज़ कर सकता है, कोई भी लोअर कोर्ट यूज़ कर सकता है एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, क्योंकि वो रेफरेंस दी जाती है. जैसे यहाँ पे जैसे एक बार ऑनलाइन मार्किंग पे एक केस हो गया था हाई कोर्ट में, तो वहाँ पे तेलंगाना की रेफरेंस दी गई थी, कर्नाटक की रेफरेंस गई थी. तो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट, ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होते हैं. तो कौन सा आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड रखता है? आर्टिकल 127, 128 और 129 और 130. सो आर्टिकल 129
जो है वो सुप्रीम को बताता है एज टू बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, आर्टिकल 129, ठीक है। और इसके पास पावर भी है टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इट्स, अगर कोई जो है इसको लोअर करना चाहेगा, इसका रेस्पेक्ट या अथॉरिटी पे कोई उंगली उठाएगा इस पे, तो इसके पास पावर होता है तो पावर टू पनिश, ठीक है। व्हाट्स द नंबर ऑफ जजेस इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस टाइम पे नंबर ऑफ जजेस क्या है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? सो ऑप्शंस आर 20, 24, 34 और 28। सो द राइट ऑप्शन इज 34। रिसेंटली इनको इंक्रीज कर दिया गया, यहाँ पे हमारे पास 33 जज और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, तो 34 जज इन टोटलिटी है। सो हियर इज द एक्सप्लेनेशन। और रिटायरमेंट एज क्या होती है सुप्रीम कोर्ट जज की? 65 ईयर्स, ठीक। ओके, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में बी लिंक्ड विद पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है PIL, उसको किसके साथ लिंक किया जा सकता है? जुडिशल रिव्यू, जुडिशल एक्टिविज्म, जुडिशल इंटरवेंशन एंड सोशल सैंक्टिटी। तो ऑब्वियसली जुडिशल रिव्यू तो आर्टिकल 13, तो उसे PIL से कोई लेना देना नहीं है। PIL का मतलब होता है आप किसी के बिहाफ पे भी PIL फाइल कर सकते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, जुडिशरी बहुत एक्टिव हो गई है, तो जुडिशल एक्टिविज्म के साथ लिंक कर सकते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है उसको हम लिंक कर सकते हैं जुडिशल एक्टिविज्म के रिलेटेड, क्योंकि जो खुद के लिए कोई इंसाफ नहीं मांग सकता है, उसके बिहाफ पे कोई और जा सकता है कोर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ लेजिस्लेटिव कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया? कौन सा जो टूल है वो लेजिस्लेटिव कंट्रोल में, जो एडमिनिस्ट्रेशन पे किसका कंट्रोल होता है? लेजिस्लेचर का कंट्रोल होता है। कौन इसमें से टूल नहीं है उसका? डिसोल्यूशन ऑफ हाउस, रेजोल्यूशंस, क्वेश्चंस, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। देखो, नो कॉन्फिडेंस मोशन है क्यों? जो भी एडमिनिस्ट्रेशन चलाई जाती है, वो करंट गवर्नमेंट चलाई जाती है, तो उसको कॉन्फिडेंस मोशन ये पास करनी होती है, या नो कॉन्फिडेंस मोशन को रोकना होता है पार्लियामेंट में, तो वो तभी नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो सकती है जब वो काम अच्छे से नहीं करेंगे या जब उनकी जो है मेजॉरिटी नहीं होगी। क्वेश्चन से भी वो एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे मिनिस्टर्स को हम क्वेश्चन कर सकते हैं और पूछ सकते हो, तो कंट्रोल रहता है। रेजोल्यूशन भी पास हम कर सकते हैं, तो उससे क्या रहता है, एक हाउस में बात छिड़ जाती है, डिबेट होता है चीज़ों पे, इश्यूज़ पे, तो कंट्रोल रहता है। लेकिन जो डिसोल्यूशन ऑफ हाउस है वो कोई टूल नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने का। उससे तो खुद ही जो लोअर हाउस होता है लोकसभा, वो डिसॉल्व होता है और ख़त्म हो जाती है, गवर्नमेंट फिर नई आ जाती है, ठीक है। सो मैंने आपको ये सारी चीज़ें पॉलिटी में पढ़ाई है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किसने इलेक्ट किया था एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इलेक्टोरल कॉलेज, पीपल ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या पार्लियामेंट? तो ऑब्वियसली उस टाइम पे तो लोग तो डायरेक्ट वोट नहीं करते थे और हमारे पास कोई जो है रिप्रेजेंटेटिव्स भी नहीं थे, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इनको ये किया। क्योंकि हमारे जो पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फर्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जब वो किए, पहले इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए वो हुए 2 मई 1952 को, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज, प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया का होता है वो क्या होता है? इलेक्टेड होता है, अपॉइंटेड होता है, नॉमिनेटेड होता है या सिलेक्टेड होता है? तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो होता है वो क्या होता है? वो होता है, उसको अपॉइंट किया जाता है। क्यों? देखो मैं कैसे आपको समझाऊंगी। देखो, इसको इलेक्टेड इसलिए नहीं बोलेंगे, देखो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो है ना वो सारे इलेक्ट किए जाते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर को भी एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट किया जाता है, लेकिन फिर इन्हीं पार्लियामेंट मेंबर से एक को अपॉइंट किया जाता है। तो एज अ प्राइम मिनिस्टर उसको कोई वोट नहीं करता है, एज अ पार्लियामेंट मेंबर वोट किया जाता है। फिर प्राइम मिनिस्टर जो होता है लीडर ऑफ द पार्टी होता है, उसी को बनाया जाता है, उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर को ये इलेक्ट हम तब बोलते क्योंकि ये इसको इलेक्ट नहीं किया जाता है एज अ प्राइम मिनिस्टर, उसको इलेक्ट किया जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो प्राइम मिनिस्टर अगर किसी को बनाया भी जाता है 6 महीने तक वो रह सकता है, अदरवाइज 6 महीने के अंदर अंदर वो किसी भी हाउस का मेंबर बनना चाहिए, ठीक है। इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ये फिर प्रेसिडेंट को एडमिनिस्ट्रेशन के और में मदद करता है और एग्जीक्यूटिव को भी मदद करता है, ठीक है। राइट, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इज द फॉर्मेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन लेड डाउन? फाइनेंस कमीशन के रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में? सो ऑप्शंस आर हियर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 280, 269, 268, 265। सो द राइट ऑप्शन इज 280, ठीक है।
फाइनेंस कमीशन को 280 डील करता है। हर 5 साल के बाद फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट किया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड स्टेट। देखो किस स्टेट के रिलेटेड कौन सा सही मैच करके नहीं है, ठीक है। सो 371A नागालैंड, 371B असम, 371C मेघालय, 371D आंध्र प्रदेश। तो सबसे पहले ए आता है नागालैंड के साथ, ये बिल्कुल सही है। बी आता है असम के साथ, ये भी बिल्कुल सही है। और डी आंध्र प्रदेश के साथ आता है, वो भी बिल्कुल सही है। लेकिन मेघालय के साथ सी नहीं आता है, सी है मणिपुर के साथ, ठीक है। सो ए फॉर नागालैंड आता है, बी आता है असम के साथ, सी आता है मणिपुर के साथ और डी आता है आंध्र प्रदेश के साथ। तो मेघालय वाला गलत है, ठीक है। क्योंकि आर्टिकल 371 जो है वो स्पेशल प्रोविजंस देते हैं स्टेट्स को, तो बाकी सब पार्ट्स में फिर आते हैं। Under which of the following sections of the Protection of Civil Rights Act 1955 has protection of action taken in good faith been provided? अच्छा, कौन सा सेक्शन जो है इस एक्ट का, सिविल राइट्स एक्ट, बेसिकली जो अनटचेबिलिटी एक्ट था ना उसी को पहले फिर सिविल राइट्स एक्ट बताया गया 1955 का। इसको फॉर प्रोटेक्शन इन गुड फेथ कौन सा सेक्शन है मैं बोलता है? सेक्शन 16A, सेक्शन 15A, सेक्शन 16B, सेक्शन 14A, सेक्शन 14A बोलता है इसमें कि हम गुड फेथ के लिए जो है इसमें प्रोटेक्ट करते हैं उस तबके को जिसके साथ जो है सिविल राइट्स जिनको नहीं दिए जाते हैं, अनटचेबिलिटी जिनके साथ प्रैक्टिस की जाती है। द पॉलिसी दैट डील्स विद द टैक्स एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड, वो पॉलिसी जो टैक्स और एक्सपेंडिचर मतलब रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के साथ जो डील करती है उस पॉलिसी को गवर्नमेंट की क्या बोला जाता है? मॉनिटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी एंड बजटरी पॉलिसी। तो इसको फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं क्योंकि फिस्कल पॉलिसी है जो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को देखती है कंट्री के। मॉनिटरी पॉलिसी मनी सप्लाई को देखती है। मॉनिटरी पॉलिसी का में रोल आरबीआई का होता है, लेकिन फिस्कल पॉलिसी जो है ये बनाती है गवर्नमेंट ही बनाती है। तो फिस्कल पॉलिसी में रेवेन्यू कलेक्शन, टैक्सेशन भी आता है कि टैक्स के थ्रू ही हम रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं ना यूजुअली मेजर पार्ट, और एक्सपेंडिचर कितना हमें खर्चा करना है, ठीक है। तो इन्फ्लुएंस होती है इससे इकॉनमी हमारी। और बाकी मॉनिटरी पॉलिसी में आरबीआई का ज़्यादा रोल रहता है, ठीक है। वो मनी सप्लाई का देखती है कंट्री में। विच टर्म इज नॉट यूज्ड इन द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इनमें से कौन सी टर्म प्रेम्बल में नहीं यूज़ की गई है? रिपब्लिक, इंटीग्रिटी, फेडरल, सोशलिस्टिक। तो इनमें से कौन सी जो है वर्ड यूज़ नहीं की गई? रिपब्लिक भी है, इंटीग्रिटी भी है और सोशलिस्टिक भी है, तो फेडरल नहीं है, ठीक है। क्योंकि बाकी सारे हैं, आपको पता ही है रिपब्लिक भी लिख के हैं क्योंकि हमारा जो प्रेसिडेंट होता है इलेक्टेड होता है, इंटीग्रिटी भी है और सोशलिस्टिक भी लिखा है वहाँ पे, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एमरजेंसीज और एनवाइसेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी टाइप्स की एमरजेंसीज का जिक्र किया गया है? सो द ऑप्शन इज, राइट ऑप्शन इज 1 2 3 4। सो राइट ऑप्शन इज 3 तरह की एमरजेंसीज, नेशनल एमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल एमरजेंसी का जिक्र किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। द बम्बई हाई कोर्ट डज नॉट हैव अ बेंच एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? बम्बई हाई कोर्ट के डिफरेंट बेंच है, किस जगह पे बेंच नहीं है? नागपुर, पानाजी, पुणे, औरंगाबाद। सो पुणे पे बेंच नहीं है, तो ये उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसे क्वेश्चन ऐसे नहीं आते हैं, फिर भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल्स ऑफ द सिटीजनशिप और मैंशन? सिटीजनशिप जो है कॉन्स्टिट्यूशन की किस पार्ट में मेंशन करके? देखो पार्ट 1 में यूनियन एंड टेरिटरीज के बारे में है, ठीक है। तो पार्ट 2 में सिटीजनशिप के बारे में दिया गया है, पार्ट 3 में आती है फिर फंडामेंटल राइट्स, और पार्ट 4 में आती है डीपीएसपीज, और पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ आता है, ठीक है। यहाँ तक पता है आपको, समझ आ गया? तो पार्ट 2 में आता है सिटीजनशिप और आर्टिकल 5 to 11 इसके साथ डील करता है, ठीक है। हु एडमिट्स अ न्यू स्टेट टू द यूनियन ऑफ इंडिया? नई स्टेट अगर हमें यूनियन ऑफ इंडिया के साथ जोड़नी होगी तो कौन एडमिट करता है? एडमिट अगर उसको अपने अंदर लेना होता है, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट। तो ये करता है पार्लियामेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी, आर्टिकल 2 इसके साथ डील करता है। ये आर्टिकल 368 के अंदर अमेंडमेंट के अंदर नहीं आता है। आर्टिकल 2 हमें बताता है कि पार्लियामेंट को हमें एम्पावर किया गया है कि वो नई स्टेट्स को एडमिट कर सकते हैं यूनियन ऑफ इंडिया में, ठीक है। और आर्टिकल 3 एम्पावर करता है पार्लियामेंट को, ये भी पार्लियामेंट को ही एम्पावर करता है कि वो नई स्टेट बना सके। एक तो हो गया बाहर वाली किसी स्टेट को किसी टेरिटरी को एडमिट करना एज अ न्यू स्टेट। तो आर्टिकल 3 एम्पावर करता है पार्लियामेंट को, आप बना सकते हैं किसी एक पार्ट को दूसरी स्टेट से अलग करके आप नई स्टेट बना सकते हैं।
मनी बिल्स ऑरिजिनेट इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। मनी बिल्स, अगर हम स्टेट मनी बिल्स की बात करेंगे, वो ऑरिजिनेट होती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में किसके रिकमेंडेशन पे? गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और स्पीकर। सो ये होती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर। जैसे यूनियन में लोकसभा में मनी बिल ऑरिजिनेट होती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, यहाँ पे गवर्नर के रिकमेंडेशन पे होती है। और मनी बिल के साथ कौन सा आर्टिकल डील करता है? 111, ठीक है, सॉरी 110 मनी बिल के साथ डील करता है, ठीक। द अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया इज कॉल्ड, जो स्टेट का लेजिस्लेचर होता है उसका जो अपर हाउस होता है, यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है? लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, गवर्नर इन काउंसिल, उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला जाता है। और उसको बनाने का या डिस्ट्रॉय करने का जो है वो भी पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है, और वो भी सिंपल मेजॉरिटी से, ठीक है। और हर एक स्टेट में हमारा दो हाउसेज नहीं है स्टेट्स के, किसी बहुत सारे स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे सिर्फ एक ही हाउस है, ठीक है। राइट टू वोट इज मेंशन इन द पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू, राइट टू वोट मेंशन करके हैं पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, किसके रिलेटेड है ये? फंडामेंटल राइट्स, यूनियन लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर और इलेक्शन। तो राइट टू वोट इलेक्शंस में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो आर्टिकल 326 याद रख लेना, आर्टिकल 326 इसके रिलेटेड बात करती है। आर्टिकल 326 ये पार्ट 15 में आता है। आर्टिकल 326 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स दिस राइट। आर्टिकल 326 जो है वो बताता है कि एवरी स्टेट असेंबली की जो या पार्लियामेंट की जो इलेक्शन होंगे वो ऑन द बेस ऑफ अडल्ट सफरेज होंगे। मतलब जो भी अडल्ट होगा ना, 18 ईयर्स का होगा, वो वोट कर सकता है। पहले 21 ईयर्स था, फिर 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से इस एज को कम करके 18 ईयर्स रखा गया है। तो आर्टिकल 326 बताया जाता है जो भी हमारे अडल्ट है कंट्री में, जो भी 18 साल के बच्चे हैं, 18 साल के जो नौजवान हैं, वो वोट कर सकते हैं। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड इन, प्लानिंग कमीशन को एबॉलिश किया गया 2014 में, लेकिन इसको कब बनाया गया था? सो ऑप्शंस आर गिवन हियर। सो इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1950 में इसको बनाया गया था, ठीक है, लेकिन फिर इसको ख़त्म कर दिया गया और नीति आयोग बनाया गया, ठीक है। सो आई थिंक यहाँ तक क्या है। और प्लानिंग कमीशन का जो चेयरमैन हुआ करता था वो प्राइम मिनिस्टर होता था, ठीक है। तो आई थिंक इतना सफिशेंट है आज के लिए। कल हम फिर से MCQs करेंगे। आई होप आपकी जो इंडियन पॉलिटी है इससे बहुत हेल्प मिलती होगी रिवाइज करने में, और कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो रहे होंगे। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।